नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। खबर है कि नीति आयोग ने जीडीपी के 5% यानी करीब 10 लाख करोड़ के पैकेज का, राहत पैकेज का खाका तैयार किया है। इसमें गरीब, कॉरपोरेट्स, एनपीएस, एमएसएमई, हेल्थ पर सबसे ज्यादा जोर होगा। और इन सबसे पहले आज अगर हम बात करें तो आरबीआई ने एक राहत देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात जो आरबीआई की आज की राहत में आई है वो राहत से बढ़कर है, वो ये कि आरबीआई गवर्नर ने एक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहला और आखिरी मौका नहीं है, जितनी ज़रूरत होगी, स्थिति के हिसाब से जितनी मांग होगी, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। यानी संकेत उनके साफ हैं कि जो भी करना पड़ेगा या ज़रूरी होगा वो किया जाएगा, इसमें कुछ भी दूसरा विचार नहीं होगा। तो एक तरह से एक किस्त आज आ गई, एक राहत की कोशिश आज हो गई, लेकिन अब नज़र है सरकार की तरफ कि उनका जो एक रिलीफ पैकेज है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, अब वो कभी भी आ सकता है। पर उस पैकेज का खाका कैसे होगा, उसमें प्रायोरिटीज़ क्या होगी, उसका कोई मैकेनिज्म होगा, किस हिसाब से उसे बनाया जाएगा, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और कैसे उसे मॉनिटर किया जाएगा, ये सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ बेहद खास लोगों के साथ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, सीआईआई के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर हमारे साथ होंगे, एसोचैम के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, सीआईआई मैन्युफैक्चरिंग आईसीटी के चेयरमैन विनोद शर्मा जी कार्यक्रम में शामिल होंगे, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट रवि सेठी जी हैं और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत मैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से ही करना चाहता हूं, क्योंकि वो लगातार इस पैकेज को रिपोर्ट करते रहे हैं। इसमें क्या संभावित चीज़ें होते हैं वो बताते रहे। और अक्सर मैं आप लोगों को बता दूं कि लक्ष्मण रॉय ये जो सारी खबरें हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके आसपास से आती हैं उनकी ज़्यादातर सटीक रहती हैं, बहुत सही अनुमान रहता है। तो लक्ष्मण जी, इसी उम्मीद में हम सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। तो अब नीति आयोग कह रहा है कि जो जीडीपी है उसका करीब करीब 5% यानी 10 लाख करोड़ के आसपास का ये पैकेज होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि क्या सरकार इस स्थिति में है, इस समय सरकार के फाइनेंसेस ये उन्हें अलाउ करते हैं कि वो इतना बड़ा पैकेज दे पाए, और दे पाए तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार मानसिक तौर पर काफी हद तक तैयार है कि हम 5% जीडीपी के बराबर यानी 10 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दें। लेकिन सरकार इस चीज को ऐसे देना चाहती है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा दिखे और ज्यादा से ज्यादा असर दिखे। यही चीज आपने देखा होगा कि दूसरे देशों में जब हमने देखा कि राहत पैकेज की जब घोषणा की गई तो उस घोषणा के बाद भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। तो सरकार को लगता है कि अभी पहले एक बार कितना नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री को, इसका सटीक आकलन कर लिया जाए और फिर जिस जिस इंडस्ट्री को नुकसान होगा उसको हम राहत पैकेज देंगे। यही वजह है कि मैं बार बार रिपोर्ट भी कर रहा हूं कि सरकार जो पहली किस्त 1,70,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दी थी वो सोशल सेक्टर के लिए था जो सबसे ज्यादा तत्काल प्रभावित हुआ था। अब दूसरी किस्त जो सरकार तैयार कर रही है जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है वो जो है वो छोटे मझोले कारोबारियों के लिए है। छोटे मझोले कारोबारियों के लिए जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके लिए सरकार एक अगले राहत पैकेज का इंतजार ऐलान कर सकती है। ये करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है और इसमें सरकार का फोकस होगा वो कारोबारी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनको आसानी से लिक्विडिटी मुहैया कराया जाए, उनको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए, वर्किंग कैपिटल दिया जाए, इस पर सरकार का जोर रहने वाला है। और उसके बाद फिर सरकार आप देखेंगे कि आगे चल के बड़े बड़े कॉर्पोरेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए राहत पैकेज देगी। तो अगर कुल मिला कहें तो 5% के जीडीपी के आसपास के बराबर आप राहत पैकेज देखेंगे, लेकिन एक झटके में नहीं देखेंगे, ये आप किस्तों में देखेंगे जो मुझे अब तक संकेत मिल रहे हैं। और पहली किस्त सरकार दे चुकी है, दूसरी किस्त कभी भी आ सकती है और उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने की तारीख नजदीक आती जाएगी सरकार वैसे राहत पैकेज का ऐलान करती जाएगी संबंधित सेक्टर के लिए। जी ठीक है, तो मैं निरंजन जी के पास जाऊं, उनसे सवाल पूछूं, उससे पहले एक राय में अजय बग्गा साहब की लेना चाहता हूं। अजय बग्गा साहब, राहत पैकेज दे देना एक बात है, यानी राहत पैकेज मतलब आप फाइनेंशियल मदद करना जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ फाइनेंशियल मदद से ही हम इस पूरी स्थिति से पार आ सकते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लगातार ये मांग आ रही है कि कोई फाइनेंशियल पैकेज आना चाहिए, काफी देर हो गई है, कब वो आएगा? लेकिन मेरा पूछना यह है कि क्या सिर्फ एक आर्थिक मदद हमें जिस चक्र में हम फंस गए हैं उससे पूरी तरह बाहर निकालने में कामयाब होगी या इसके साथ कुछ और भी करना होगा? नहीं, पॉलिसीज भी काफी चेंज करने पड़ेंगे विपिन जी, बट अभी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, 25% इकोनॉमी चल रही थी जब पहला लॉकडाउन था।
तो जनता कर्फ्यू से लेके 14 अप्रैल तक इकोनॉमी का 25% हिस्सा ऑन था। अब 20 अप्रैल को जो रियायतें दी जाएंगी उसके बाद 45% इकोनॉमी का हिस्सा जारी रहेगा। तो 55% आपकी इकोनॉमी 40-45 दिन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो उसका जो खामियाजा है लगभग 20 लाख से 25 लाख करोड़ का इम्पैक्ट है जो लॉस प्रोडक्शन है। और उसमें फिर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना, कैश फ्लो कितना और बेरोजगारी कितना बनता है। तो ये हालत है। मैं पहले कहूंगा कि ये लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे हमने वो कमर तोड़ी स्प्रेड्स की। तो अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत बड़ा एक भयंकर प्रॉब्लम हो सकती थी। दूसरा, आरबीआई ने पहली बारी रेट कट और सारे इश्यूज करके और आज जो मॉनेटरी स्टिमुलस 1 लाख करोड़ का फिर से डाला है इकोनॉमी में, वो बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने सर्वाइवल बेसिस पे कुछ रियायतें दी जो 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज था, बट वो काफी नहीं है। अब आपको एसएमईज को बचाना है। तो लक्ष्मण जो कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूं। पहले आप एसएमईज के जेब में पैसा डालिए, सरकार डायरेक्टली नहीं डाल सकती। मुझे लगता है सिडबी के थ्रू ही होगा, कुछ रिफाइनेंस या फिर कुछ आरआरबीज वगैरह कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू इस तरह से किया जाएगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। किसी तरह से हमें राहत पहुंचानी है बैंक्स को, उसको लिंक करना पड़ेगा पेरोल के साथ, जैसे अमेरिका में लिंक हुआ है कि अगर आप जॉब्स रखते हैं तो आपके ये लोन्स माफ कर दिए जाएंगे। उस तरह की कोई नीति निकालनी पड़ेगी। और ये देखना है जो 55% इकोनॉमी बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, उसको कैसे राहत देनी है आगे चल के। फार्म इकोनॉमी में बहुत जरूरी है क्योंकि गेहूं की फसल खड़ी है, लेबर नहीं है, सप्लाई चेन पूरी तरह नहीं है, और किसान अपनी जो रबी की हार्वेस्ट है वो नहीं बेच पा रहे, मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये बहुत और चीजें हैं नीरज विपिन जी, क्योंकि जो 3 लाख ट्रक फंसे हुए हैं उनको फिर से बहाल करना। तो ये एमएचए का जो सर्कुलर आया कल कि कोई भी ट्रक हो उसमें 2 ड्राइवर 1 क्लीनर अलाउड है, कहीं भी वो जाए कोई पुलिस नहीं रोक सकती, वो अच्छा है। 20 तारीख से वो शुरू होगा। अब देखना लॉजिस्टिक्स शुरू होना, सप्लाई चेन शुरू होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। तो बगा साहब का एक असेसमेंट कि 55% आपकी इकोनॉमी इस समय स्टैंड स्टिल पर है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं देश के एसएमई और एमएसएमई, उनको रिप्रेजेंट करते हैं एसोचैम, और उनके प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। तो निरंजन जी, खास तौर पे जैसा लक्ष्मण ने भी बताया कि इस बार फोकस होगा जो मझोले मीडियम दर्जे के कारोबारियों, और उसका बड़ा हिस्सा एमएसएमई और एसएमईज ही बनाते हैं। आप किस तरह की मदद की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो एमएसएमईज और एसएमईज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी अलग किस्म की होती है। जी, मेन मुख्य जो बात की लक्ष्मण जी बताया वो सब इंस्टॉलमेंट्स पे आएंगे, वो बहुत बेहतरीन बात है क्योंकि एक शुरुआत हो गई है, लेकिन इसके जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, वो थोड़ी जल्दी से करनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट में दे तो ठीक है, लेकिन इनको स्पीड जो है, रफ्तार से जो करना है वो बहुत ही आवश्यकता है। तो मेरे अंदाज से इसकी कोई रफ्तार बढ़ाए तो बात सही है। बागा साहब ने आपको हमें बताया कि वो जो ओवरऑल जो पेन है, सिस्टम के अंदर जो पेन है वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए जो आज आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि ये हर क्षेत्र को पॉइंटेड रिलीफ कैसे दे, वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं 3 पॉइंट देना चाहता हूँ मेन मुख्य, कि एक जो बात है कि जो डिमांड साइड के ऊपर हमें कुछ जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि डिमांड टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। आप बिजनेसेस भी स्टार्ट करेंगे तो डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, वहां जीएसटी में कुछ रिलीफ देने के हमारे एसोचैम के द्वारा ये सुझाव है कि 50% जीएसटी 6 महीने तक हम राहत दे दें, उसको अनाउंस कर दें, तो इमीडिएटली जैसे इकोनॉमी खुलती है तो ऑटोमेटिकली ये डिमांड क्रिएशन एक हो जाए। दूसरी बात है कि हम समझते हैं कि जो आज राहत दी 1 लाख करोड़ रुपए की आरबीआई के द्वारा, लेकिन दूसरा उन्होंने जो बताया वो बहुत मुझे कुछ समझने में नहीं आई बात। 6.9 लाख करोड़ रुपए रिवर्स रिपो में बैंक लिक्विडिटी मार्केट में नहीं दे रही है,
बैंक वापस रिजर्व बैंक में रख रही है 4% में, और अभी 3.75% किया। मेरे अंदाज से ये कुछ बात सही नहीं हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आरबीआई क्रिएट कर रही है वो मार्केट में नहीं जा रही है, वो एसएमईज के पास नहीं जा रही है, वो कंस्ट्रक्शन में नहीं जा रही है, वो इंडस्ट्री में नहीं जा रही है, वो वापस आरबीआई के पास आ रही है। तो मेरे अंदाज से एक कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करना है जहां हम बैंकों को दें और बैंक लेंडिंग करें। मेरा एक सुझाव ये था कि शायद सरकार को एक क्रेडिट गारंटी स्कीम देनी चाहिए कि जो एडिशनल लेंडिंग हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एसएमई सेक्टर, जो भी टूरिज्म सेक्टर में जो एडिशनल लेंडिंग कर रही है उसके ऊपर शायद कुछ क्रेडिट गारंटी देने की आवश्यकता है, क्योंकि बैंकों के पास अब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम ये मार्केट में लेंडिंग करें। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नॉन पेमेंट बाय गवर्नमेंट। हमारे इनकम टैक्स रिफंड्स 5 लाख से ऊपर है वो रिफंड नहीं मिल रहे, वैट के रिफंड नहीं दे रहे, एनएचआई के पेमेंट्स नहीं हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो जीएसटी के हैं वो भी पेमेंट नहीं हुई है। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट सैलरी, इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो सैलरी एक किश्त में दे, वो सैलरी भी 2 किश्त में दे रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये लिक्विडिटी सरकार को क्रिएट करना है इमीडिएटली कि गवर्नमेंट्स के पेमेंट करें, और बैंकों की जो लिक्विडिटी आरबीआई ने किया है उसको अश्योरेंस दे के जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूशंस को दे दिए। पर जो हमारे लक्ष्मण साहब ने कहा कि किस्तों में करते हैं, वो जरूर किस्तों में करिए, लेकिन उसका रफ्तार बढ़ाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए लोगों में, इंडस्ट्री में, और वो कि भाई हमें ये राहत मिलने वाली है। वो राहत बाद में दे ठीक है, लेकिन उसको अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये दोनों सवाल लेके जफर इस्लाम साहब के पास हम जाएंगे कि वो हमने पहले भी बात की है कि बस वो एक राहत का वो सिग्नल मिल जाए, वो ग्रीन सिग्नल मिल जाए, वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाई दे जाए कि कुछ आ रहा है। और दूसरा ये भी कि वो लिक्विडिटी आखिरी एंड तक पहुंचे जो आज आरबीआई ने किया, तो उसके लिए आगे क्या सोच विचार है। लेकिन उससे पहले विक्रम किर्लोस्कर साहब जो सीआईए के प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम साहब, इस समय हम लोग एक बहुत अभूतपूर्व सिचुएशन में से निकल रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आज एक ट्रेंच ऑफ अनाउंसमेंट आई आरबीआई की तरफ से, एक पैकेज है जिसका हम सबको इंतजार है, और आज हम उसी की बात यहां पर कर रहे हैं। इंडस्ट्री की क्या डिमांड होगी, क्या अपेक्षा होगी कि उस पैकेज में क्या निकले और किस तरीके की चीजें हों? हमने एक तो आज जो आरबीआई ने कहा, बताया सुबह गवर्नर ने, मेरे लिए तो बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था, क्योंकि इससे मुझे एक समझ में आ रहा है कि और कुछ हो जाएगा गवर्नमेंट से। अभी तक इकोनॉमी फुल चालू नहीं होगी, पिछले 4-5 वीक्स प्रीटी मच बंद हो गई है, और पैसे लगेंगे जब ये काम सब चालू हो जाएगा। मेरे 2 ही बेसिक एक्स्ट्रा इश्यूज है। मेरे ख्याल से बहुत हमने पूछा है, निरंजन भाई ने भी बहुत बताया है क्या क्या करने के लिए। मेरा 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज है। एक तो डिमांड के बाते में, अभी ये इतनी सरप्लस सब लिक्विडिटी जो आई है मार्केट में और बैंकों में, अभी तक मार्केट को तो नहीं गई। अगर कंपनी तो नहीं न देंगे बैंक इतना, तो रिटेल फाइनेंस को तो दे दो, होम ओनर्स को दे दो, इससे स्पेंडिंग हो जाएगा और इससे व्हील्स का टर्निंग हो जाएगा। दूसरा जो निरंजन भाई भी बोले कि एमएसएमईज का पेमेंट, दिस इज अनदर थिंग विच कैन रीस्टार्ट द इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बैंकों के पास इतना पैसा है और वो एमएसएमईज के लिए डायरेक्ट लोन के सिवा अगर उन्होंने वो पीएसईज को लोन दिए और उनको बोला कि प्लीज आपके एमएसएमई के जो पैसे देने के हैं वो प्लीज दे दीजिए, I think something like that can make a big difference in getting the money circulating. After we open, the most important thing is that money circulation should take place besides the incentives that will be given. आज के आरबीआई के अनाउंसमेंट में ऐसे दिखते हैं कि it seems like they are trying to get
enough liquidity in the system. अभी कैसी लिक्विडिटी बॉटम मोस्ट पर्सन के लिए जाएगी, बहुत बड़ा सवाल है. कैसे बैंक बिहेव करेंगे इसके बारे में सवाल है जो सब लोगों ने बोला है. मेरा ख्याल है कि ये पहले पैसे पीएससी को मेरे ख्याल से क्या कोई लोग बोलते हैं 5-6 लाख करोड़ ड्यूज है एमएसएमईज के. ये पैसे पीएससी को जाकर अगर उन्होंने थोड़े तो पैसे ड्यूज क्लियर करने लगे. ड्यूज और लोन इसमें बहुत फर्क हो जाता है. ड्यूज से बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाएगी rather than loans adds cost, and people who owe the money should take the loans, not the people who are receiving their dues. So these are the two things I'm hoping for. I am sure we will see more announcements from the government as the things start working, as many industries start working after 20th of June, many things start working. I think the government rightly is taking a little cautious approach. I think they're aware of what is happening and what the issues are, and they will respond. जी ठीक, बिल्कुल. तो सैयद जफर इस्लाम साहब हैं हमारे पास सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और खासतौर पर अर्थशास्त्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बैंकिंग सिस्टम में बड़ा वक्त बिताया. तो जफर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जो मेहमानों ने यहाँ बात की आपने इनफैक्ट उनको नोट भी कर लिया होगा. मैं चाहता हूँ कि सिलसिलेवार जो भी कंसर्न्स हैं उनको आप एक बार एड्रेस कर दें. थैंक यू. मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ आरबीआई गवर्नर को कि जिन्होंने बहुत सक्षम बरतते हुए और जिस तरह के आज उन्होंने अनाउंसमेंट किए, पहले 27 तारीख को, फिर आज मैं भी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से रेगुलर टच में रहता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट के लोगों से हर वक्त उनके फीडबैक लेता हूँ, पार्टी के बेसिस पे मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ सबसे, और जो फीडबैक आया था वो आरबीआई गवर्नर से मेरे रेगुलर उनको फीडबैक भी पहुँचाने का काम करता रहता हूँ. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले बात कि प्रधानमंत्री का जो एक विजन है, उस विजन को ध्यान रखते हुए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो एक विजन जो है कि जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बराबर हो, उस दिशा में काम करने के लिए आरबीआई गवर्नर ने जो अनाउंसमेंट किया है उस विजन को ध्यान में रखते हुए ही किया है. और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, जिसके लिए लोग उनको सराह रहे हैं. दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात है कि आज ये भी समझना पड़ेगा, जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, विपिन भाई मैंने पहले कहा था कि इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हर डिसीजन को ले रहे हैं. पहले अगर आरबीआई पहले देखिए, अगर आप शुरू से देखिए, सबसे पहले राहत पैकेज आए, फिर स्टैट्यूटरी डेडलाइन के लिए थे 31 मार्च का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, फिर जो आप 1,70,000 करोड़ का जो वो पैकेज लाया जो गरीब और मार्जिनलाइज लोगों के लिए. आरबीआई आए 27 तारीख को अपने बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स के साथ. उसके बाद आज देखिए फिर से आरबीआई आई है, और मुझे लगता है कि इस तरह से आगे और भी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की सारी कंसर्न, चाहे वो कैपिटल मार्केट का कंसर्न हो, जैसा मैंने कहा कि बॉटम 20% को क्या ज़रूरत है, सरकार उसके बारे में बहुत चिंतित है. इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है उसके बारे में है. एमएसएमई सेक्टर, एसएमईज के लिए क्या ज़रूरत है, जो इंटरमीडिएट हैं, फाइनेंसिंग एनबीएफसीज हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है. आज बहुत सारी राहत जो है, मैं खुद इंटरेक्ट करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एनबीएफसीज को आज जो रिसेंटली आरबीआई ने उससे राहत मिली है. जो छोटे एनबीएफसीज थे, पहले जो एलटीआरओ जो पहले वाला आया था उसमें जो 1 लाख करोड़ का दिया था, उसमें सिर्फ जो है हाईएस्ट रेटेड जो है या बेटर रेटेड जो है कंपनीज के बॉन्ड प्लेस हो रहे थे, बैंक उसको प्राथमिकता देती थी. तो हमने ये सुझाव भी दिए थे सभी इंडस्ट्री के लोगों के हिसाब से कि भाई छोटे जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सर्कुलर में है लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड को मौका नहीं मिलेगा, तो आज वो भी कंसर्न उन्होंने खत्म कर दिया कि लिक्विडिटी हर वक्त अवेलेबल रहेगी, और ये लास्ट डिसीजन नहीं है, ऑल टाइम लो है. जो आप आज अभी बात कर रहे थे निरंजन साहब के, बैंक के पास लिक्विडिटी है, यस बहुत लिक्विडिटी है. डेली का फिगर आप देखिए 5-6 लाख करोड़ जो है वो आरबीआई के पास जाता है. तो उसको डी-इंसेंटिवाइज कर दिया इसलिए कि उसको जितना नीचे कर देंगे तो उनको जो है जो उनके सेविंग रेट से भी नीचे उनको मिल रहा है. तो सेविंग रेट में जो पैसा आता है वो 4% देना पड़ता है उनको, और उससे भी कम उनको जो नेगेटिव अर्निंग होगी.
ऑफ कोर्स उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगा के और जो कुछ करंट अकाउंट में रहता है तो जफर साहब, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन निरंजन जी या किर्लोस्कर साहब दोनों ही एक चीज पे कंसर्न है, बाकी तो सारी चीजों को वेलकम कर रहे हैं कि आपने लिक्विडिटी का तो इंतजाम कर दिया है, लेकिन वो लास्ट माइल अप्रोच जो है कि जो जहां जरूरत है वो वहां पहुंचे, जिनको चाहिए उनको मिले, और अब थोड़ा तुरंत से मिले। मैं अभी आ रहा हूं। मैं 2-3 चीजें बस लास्ट में 2-3 बातें कहूंगा कि पहली बात कि जो दो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए चाहे एमएसएमईज के लिए दो चीजें हैं। एक तो इनको लिक्विडिटी, अगर एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी है तो वो लिक्विडिटी मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो जो आपने जो एमएसएमई सेक्टर है वो एनबीएफसी पे डिपेंडेंट है, उसको मिलेगा। दूसरी बात है कि जो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि जिनको बैंक अभी इस पोजीशन पे नहीं है, जैसे निरंजन जी कह रहे थे कि वो ट्रेड ऑफटेक में ज्यादा उनका फोकस नहीं है, जो लेजीनेस अप्रोच है उसको ध्यान में रखते हुए आई एम श्योर सरकार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लेके आएगी कि मैं ये नहीं जानता क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन हर लोग अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें कॉर्पोरेट को भी, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर है, उनकी अगर एक सर्टेन रेटिंग हो और वो नीचे रेटिंग कर्व पे बहुत नीचे जाके भी सरकार सपोर्ट करेगी जरूर। ऐसा मेरी आशा है कि ऐसा कुछ आएगा स्ट्रक्चर जो कि आम कंपनियों को भी लिक्विडिटी मिलेगी, बहुत छोटे छोटे कंपनियों को भी लिक्विडिटी मिलेगी डायरेक्ट वो उसके हिसाब से जो पंप प्राइमिंग बोलते हैं यूएस में, उसको उस तरह का कुछ ऐसा जरूर आएगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मैं सोच मेरी है। तो ओवरऑल जो है लिक्विडिटी के इशू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होने के लिए इशू, कंजम्पशन का ध्यान रखते हुए उसके लिए क्या सरकार करेगी, ये सारी चीजें कंजम्पशन, लिक्विडिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे शुरू करे, इमीडिएट स्टार्ट कैसे करे, ये सब के बारे में सरकार चिंता कर रही है। लेकिन एक साथ ना आके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अनाउंसमेंट आ रहा है और आगे भी जरूर आएगा। इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं और आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार विद इन इट्स मीन्स, ऐसा नहीं कि आपने इतना अनाउंस कर दिया कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट का आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वैसा नहीं कि जो एक डिसिप्लिन में रहते हुए जो अपने मीन्स है और उसको जो इस वक्त ऐसे समय के लिए जो बेस्ट हो सकता है सरकार की तरफ से, वो सरकार रेगुलर इंटरवल पर आके जरूर सपोर्ट करेगी, पूरी तरह से लिक्विडिटी रहेगी। और आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई भी कम, चाहे इंफ्रा हो चाहे नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, जिसको भी तकलीफ लिक्विडिटी की बैंकों से नहीं हो पा रही है, वो जरूर कोई स्ट्रक्चर जरूर मार्केट में आएगा सरकार के द्वारा जो इसकी लिक्विडिटी का समाधान लेकर आएगा। चलिए, तो आश्वासन तो दे रहे हैं जफर इस्लाम साहब, बस यही है कि वो कब तक होता हुआ दिखाई देगा और वो जब आगे उसका एग्जीक्यूशन है वो कैसा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हमारे साथ विनोद शर्मा साहब भी हैं जो कि चेयरमैन है CII ICT के, खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर पूरा फोकस रहता है। तो विनोद जी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है पूरे इकोनॉमी का जहां से इकोनॉमी का पहिया काफी तेजी से घूमता है, उसका इम्पैक्ट भी जितनी जल्दी आता है और अगर वो हैम्पर्ड हो तो उसका इम्पैक्ट उतना बड़ा भी होता है। यहां आपकी क्या उम्मीद रहेगी? किर्लोस्कर साहब ने हमें एक ओवरऑल पिक्चर दी, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फोकस होकर बात पूछूं तो आपकी उम्मीदें क्या है? विपिन जी शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि मैं इनफैक्ट हमारे प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर साहब ने ऑलरेडी बताया, मेरे बाकी कॉलीग्स ने बताया, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं उनसे मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। हो क्या रहा है कि सरकार इस समय बहुत तत्पर है और हमें बहुत खुशी है कि वो हमारी हर बात सुन रही है। सभी मंत्रीगण, ब्यूरोक्रेसी इस बात पर बहुत इच्छुक है और रोज ही हमसे पूछते हैं कि और क्या तकलीफें हैं, क्या किया जा सकता है, और बहुत अच्छी स्कीम्स बनाई गई और आज RBI ने जो अनाउंस किया उसको भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन ज़मीनी हालात ऐसे हैं कि जब तक वो बात वहाँ तक पहुँच रही है तो उसका जो रुझान है वो बिल्कुल बदल चुका है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। एक सिंपल सी बात है, कस्टम्स ने डेमरेज के ऊपर एक 50% का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जो हमारा डेमरेज लगता है, क्योंकि हम उसको अब छुड़ा नहीं पाते माल को, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसको 50% लगेगा। कस्टम्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पे किया, ये मैं उदाहरण दूंगा, तो उन्होंने अपने आप ही एक यूनिलैटरली डिसाइड किया कि इसको 14 अप्रैल तक तो वो 50% मानेंगे, उसके बाद जितना है उसको 100% लगा देंगे। सिमिलरली अब जो गाइडलाइंस आई हैं, MHA की गाइडलाइंस कल इशू हुई, आज कई स्टेट्स ने इशू की अपनी गाइडलाइंस कि फैक्ट्रीज को शुरू करने की प्रक्रिया क्या होगी। अनफॉर्चुनेटली उसमें क्लैरिटी, जैसे जैसे नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं, क्लैरिटी और कम होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर उसमें लिखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस, हर एम्प्लॉई का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है ना। ESI सभी फैक्ट्रीज में ऑलरेडी है और जो ESI से कवर्ड नहीं है उनके लिए हम अलग से हेल्थ इंश्योरेंस कई कंपनीज लेती हैं। कई लोकल लेवल्स पर परमिशन देने में वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम एक और मेडिकल पॉलिसी लें जो केवल कोविड के लिए अलग से हो।
तो कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशंस, कुछ ऐसी गाइडलाइंस। दूसरा है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, उसमें एक लिखा गया है कि निजी ट्रांसपोर्ट या निजी परिवहन दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को उनके घर से काम पर लाने के लिए। उसी गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि वो लोग फैक्ट्री में ही रहेंगे और उनको वहीं पर खाना और आश्रय की सुविधा दी जाए। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहां हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे वर्कर्स हैं कई इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में, SEZs में, जो कि पैदल आ जाते हैं या साइकिल पर आ जाते हैं। उनके लिए भी कई जगह इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो साइकिल या स्कूटर नहीं अलाउ करेंगे, उनको एक वैन देनी पड़ेगी या एक अपना ही कोई साधन देना पड़ेगा। सो सिमिलरली अभी जो आप बात कर रहे थे RBI की लिक्विडिटी के बारे में, मुझे तो ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी की एक्चुअली प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, और बहुत अच्छी बात हुई कि RBI गवर्नर साहब ने आज और अपनी तिजोरी को कुछ हद तक खोला और बैंक्स को सक्षम किया कि वो हम तक और पैसा पहुंचा पाए। एक और उसमें जो बात है, ये डेफिनेशंस की बात है। फॉर एग्जांपल MSME आप कहते हैं, तो MSME का जो डेफिनेशन है वो बहुत नैरो है इस देश में। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो 100 करोड़ का धंधा कर रही हैं, लेकिन वो MSME के, या 50 करोड़ का धंधा कर रही है लेकिन वो MSME के डेफिनेशन में नहीं आती हैं। अब वो ना उनको MSME वाला मिल पाएगा और ना ही वो लार्ज कंपनी है जो अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे। किर्लोस्कर साहब ने, विक्रम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो लिक्विडिटी है ये हम उन लोगों के लिए उपलब्ध कराएं जो हम लोगों को, जिन्हें पैसा देना है, जो हमारे जिनसे हमें पैसा लेना है। लेकिन ये जितनी भी हम लिक्विडिटी की बातें कर रहे हैं वो ऐसी हैं कि मैं अगर एक MSME हूँ या एक छोटी कंपनी हूँ, मीडियम स्केल कंपनी हूँ, मैं बैंक से और किस तरह से उधार ले लूँ, मेरा कर्जा और बढ़ जाएगा और मुझे बड़ी कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज या सरकार से जो पैसा मिलना है रिफंड के रूप में, उसका कोई बहुत क्लियर गाइडलाइन नहीं इशू हो रहा है कि वो मुझे कब मिलेगा। सो जमीनी हालात ये हैं कि जबकि हम समझ रहे हैं कि सरकार चाहती है एक बहुत सकारात्मक रूप से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बड़ी चुनौती वाले जो अवसर है इसके थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है दुर्भाग्यवश कि हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं और जो स्पेशली जो MSMEs और छोटे लोग हैं, वो इस समय बहुत डरे हुए हैं। उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि तो जफर साहब से यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जफर साहब, जैसे हम एक रोज कई बार सवाल पूछते हैं तो ये निकल कर आता है कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच में लगातार बात हो रही है, चाहे वो सीधे PMO के लेवल पर हो या सचिवों के लेवल पर हो। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी विनोद जी बोल रहे हैं या निरंजन जी बोल रहे हैं, किर्लोस्कर साहब ने बोला, क्या इंडस्ट्री से भी सरकार की लगातार कोई बातचीत, सलाह मशवरा हो रहा है कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ है, सपोर्ट किस तरीके का चाहिए, क्या देने से उनका जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ेगा? क्या इस तरह का कोई डायलॉग इस समय हो रहा है? देखिए, जितने भी इंडस्ट्री बॉडीज हैं उनके सुझाव तो बराबर, जैसा आप सब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो पैनल पे हैं, उन लोग बराबर सुझाव जो है कंसर्न मिनिस्ट्रीज को देते ही रहते हैं। और उनसे होता हुई बात, प्रधानमंत्री ने स्वयं बड़े लोगों और भी कई लोगों को जो इस तरह के सुझाव देते हैं उनसे भी इनको एंगेज भी किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एंगेज किया है, अलग अलग कंसर्न मिनिस्ट्रीज ने भी एंगेज किया है। और हम बराबर इस बात को उनको इनकरेज करते हैं कि उनके जो भी तकलीफ उनको है, जिस तकलीफ का समाधान सरकार के पास है, उस तकलीफ के बारे में ज़रूर सरकार तक वो बात ले जाए। और जब भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जब सभी लोगों से इंटरेक्ट करके एक फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारे यहाँ होता है सरकार का अपने पार्टी के हिसाब से, वो हम ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हकीकत है कि सरकार हर लोगों से को एंगेज करती है, खासकर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, बॉडी, इंडस्ट्री की बॉडी जैसे फिक्की है या एसोचैम है या CIA है, उसको एंगेज करती है। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, सबने सुझाव भी दिया होगा। मुझे अभी NBFC के जो FIDC है, उन लोगों ने बहुत एक्टिवली परसू किया थे, सारे जो उनके मुद्दे थे सारे NBFCs के लिस्ट बनाई थी, RBI गवर्नर तक गए वो और लिस्ट, और जो उनके साथ भी एंगेजमेंट हुआ उससे समझ में आया कि जब कहाँ पर प्रॉब्लम है और किस तरह की, इसलिए LTRO जो TLTRO जो है 2, वो सिर्फ उस एंगेजमेंट की वजह से आया ताकि लोगों ने अपनी तकलीफें जाके बॉडी ने सही से रखा गवर्नर साहब के सामने और उसका समाधान जो है गवर्नर साहब ने दिया। तो मुझे लगता है कि सब एंगेज करें और वो उसका समाधान भी सरकार लेकर आ रही है, जितना उसके रीच में है, जो विद इन इट्स मीन्स है वो लेकर आ रही है। और आगे भी इसका मैं आश्वासन देता हूँ कि सरकार सेंसिटिव सरकार है, सिंसियर सरकार है और जरूर चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुरंत स्टार्ट हो, इसलिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो जरूर करेगी सरकार। ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, तो मैं अब ब्रेक लूं उससे पहले एक सवाल है, मैं दोनों ही किर्लोस्कर साहब से भी और निरंजन जी से भी पूछना चाहूंगा। तो वो ये है कि क्या
10 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, जो खुद नीति आयोग कह रहा है कि जीडीपी का सर्टेन परसेंटेज करीब 5% के हिसाब से, क्या वो पैसा इस वक्त पर्याप्त है? कोई एक आकलन होगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, जो ब्लॉकेज आ गया उसके लिए हमको वापस रोल आउट करने के लिए कितना चाहिए? किर्लोस्कर साहब पहले आप, फिर निरंजन जी आपसे लेता हूं। हेलो। हाँ जी। See, it's very difficult for me to say how much money you really require. मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे रेटिंग्स वगैरह का समझता नहीं है ज्यादा क्या होता है इसमें। मुझे एक मालूम है कि अगर कंपनियों में ज्यादा डेट होता है तो लॉन्ग टाइम नहीं चलते बराबर। मैं फैक्ट्रीज चलाता हूँ, उससे मुझे मालूम है कि ज्यादा डेट, ज्यादा लाइबिलिटीज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाता है लॉन्ग टर्म में। जैसे हम यहाँ से निकलते हैं ये प्रॉब्लम से, हमारे कंपनीज को कंपेटिटिव भी बनना चाहिए। बहुत सरवाइव तो होना ही चाहिए, पर सर्वाइवल के बाद कंपेटिटिव भी होना चाहिए अगर हमको ग्रो होना है तो। राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो निरंजन भाई ने भी बोला कि जो पैसे आते हैं पहले पीएससी से through PSCs repay the creditors and all that. Try to move the money through the system so that all people who owe money to other people are paid through that rather than take fresh loans. That's my first thing. And if you look at the total amounts of all this, I think that's what the kind of package we require. We require package for the daily wage earners and all those, which has to be straight cash, without which they cannot survive. राइट, ठीक है। And that we must do. ठीक है सर। Whatever it costs. जी, निरंजन जी आपकी राय। पहली बात है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज बाकी हैं, आईटी की रिफंड्स हैं, वैट के रिफंड्स हैं, एनएचआई के पेमेंट्स हैं, डिस्कॉम की पेमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडीज है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो बाकी पेमेंट्स बाकी हैं, जीएसटी के जो कमिटमेंट किए थे वो बाकी है, वो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया है। तो वो तो पहले से पहले आज ही देने चाहिए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, वो रिकॉग्नाइज है, और जल्दी से जल्दी ये दे दे। दूसरी बात है कि जो स्टिमुलस पैकेज की बात है, वो फर्स्ट राउंड हमने गरीब लोगों को दिया है, वो 500 और 1500 रुपये पर मंथ दे दिया है। मेरे अंदाज से इसको 5000 रुपये मिनिमम करनी चाहिए कि ये गरीब लोगों के पास हो जाना चाहिए। थर्ड, जो फिस्कल पैकेज में नेसेसरी है, वो अपने जो खाने की बात है, तो फूड कॉर्पोरेशन के पास भरपूर खजान में पड़ा है, वो लगभग 10 किलो हर फैमिली मेंबर को देना चाहिए मिनिमम एक महीने की। तो वो, और जो ग्रेन्स हम दे रहे हैं, बाकी के सीरियल्स जो हम देना चाहते हैं, वो दाल हम देना चाहिए, वो इमीडिएटली निकालना है, क्योंकि हमारे ग्रेनरीज खाली हो जाए तो नया जो फसल है वो वहां आ सके। बाकी की जो एडिशनल पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं फॉर कोविड को फाइट करने के लिए, और वो मेरे अंदाज से हर स्टेट को 5,000-10,000 करोड़ रुपया दे दें, तो मेरे अंदाज से ये फाइट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो अमाउंट है वो इंडस्ट्री को एक इनिशियल राहत के तरफ से दे सकते हैं, और बाकी वो पोस्टपोन हो जाएगा, पेमेंट करने के लिए आना चाहिए। जैसे प्रोविडेंट फंड है, वो टेम्पररी कलेक्ट करके वो कंपनीज में यूज करें और उसको कर दें। और लास्ट पॉइंट हम समझते हैं कि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम करनी चाहिए, को जो बैंक्स को एक गारंटी दे दें कि वो पैसे जो दे रहे हैं, एसएमईज को दे रहे हैं, इंडस्ट्री को दे रहे हैं, व्यापार में दे रहे हैं, होटल इंडस्ट्री को देंगे, तो लगभग 40% जो एडिशनल अमाउंट आज देंगे, तो ये 7 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों में, माना रिजर्व बैंक में पड़े हैं, वो इंडस्ट्री को रिलीज कर दें, व्यापार को रिलीज कर दें, ये सब कर दें, उसका 40% गारंटी कर दें, तो ये लगभग टोटल पैकेज एक 10 लाख करोड़ रुपया जो नीति आयोग ने सुझाव दिया था, कल की बात है कि 10 लाख करोड़ रुपया इमीडिएटली करना चाहिए, ये इश्यू कर दें, तो मेरे अंदाज से आपके पास एक इकोनॉमिक ड्राइवर आ जाएगी, जो 6 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं, ये दिवाली तक ये आपकी इकोनॉमी वापस एक पटरी पर आ जाएगी,
और उसके बाद में आपको जनवरी तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। 7% इकोनॉमिक ग्रोथ आपको आ जाने वाली। ठीक है, बढ़िया, ये सुझाव रहा। अब इस्लाम साहब भी कुछ कहना चाहते हैं और लक्ष्मण रॉय भी कुछ कहना चाह रहे थे, बात रखना चाह रहे थे, लेकिन दोनों से क्षमा मांग रहा हूं। इस वक्त मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो बिल्कुल आप लोग अपनी राय रखिएगा और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या इस क्राइसिस के बाद, अब ठीक है मदद आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे, हमारी इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीके क्या हमेशा के लिए बदल जाने वाले हैं? क्या कुछ नए मेथड्स आ जाएंगे? क्या कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी? क्योंकि ये संकट ऐसा है जिसने अब तक काफ़ी हद तक दुनिया को बदला है और आगे हमेशा काम करने के तरीकों को शायद बदलता रहेगा, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन सवालों पर चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आज बात हो रही है कि जो पैकेज सरकार की तरफ से जिसका इंतजार है राहत पैकेज का, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आरबीआई की तरफ से एक राहत की लहर आई, लेकिन अभी बहुत सारी और अनाउंसमेंट का इंतज़ार है और देखना होगा कि वो सब कैसा होता। ब्रेक से पहले जफर इस्लाम साहब भी अपनी बात रखना चाह रहे थे, लक्ष्मण रॉय भी, आप दोनों के पास आता हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न लेकर मैं जा रहा हूँ अजय बग्गा साहब के पास। बग्गा साहब, ये जो हम पैसा दे देंगे, अच्छी बात है, सरकार की तरफ से राहत आ जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो कि तैयार किया भी गया होगा, लेकिन उस मैकेनिज्म के साथ साथ एक उस पूरी चीज को मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत भी देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके पास आ क्या रहा है? आपने राहत दे दी, किसी को भूख लगी थी खाना दे दिया, लेकिन क्या उससे उसको पोषण मिला? क्या उससे उसको जरूरी राहत मिली? आगे उससे कितना चल पाएगा? तो कोई एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसके लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए विपिन जी, इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो लक्ष्मण कह रहे थे, एकदम से 10 लाख इकट्ठा नहीं आएगा, 1.25 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा, को उन लाइंस में ही आगे देना है। तीसरा है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा स्टिमुलस और सर्वाइवल की तरफ। एक तो स्टिमुलस है कि एटलीस्ट चक्का जाम ना हो, वो चलता रहे जो कंपनियां हैं, और सर्वाइवल पड़े हैं भारतवर्ष में। और उनके जेब जो निरंजन जी कह रहे थे, तो 5,000 रुपए प्रति माह आप दीजिए, तो ये चेक ऑलरेडी उनके अकाउंट्स में आने शुरू हो गए हैं। इस तरह का हमें एक डायरेक्ट में, अभी अगर फसल की कटाई नहीं हुई और उसकी बिकवाली नहीं हुई तो किसान बैंकरप्ट हो जाएगा, उससे आपकी बदहाली बहुत बढ़ जाएगी। तो किसान तक। तीसरा है कि खरीफ की अभी बुआई शुरू हो रही है, ये अच्छा है कि बेटर है। आज आरबीआई गवर्नर ने भी टर्न अराउंड कर्व लेने वाली थी, वो अब 6 महीने साल हम पीछे हो गए। इस साल मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। फ्लैट लेवल भी, ये दोनों की तरफ ही पेशकश करनी पड़ेगी और मैं बिल देगा रिलीफ। तो रिलीफ ऐसा देना पड़ेगा कि जो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंच सके, जो साइन करके देते हैं, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे, इस तरह का काम होना चाहिए ताकि लोगों के ड्यूज पे किए जाए। और टैक्स रिफंड्स, आप रिफंड अभी दे दीजिए, बाद में मैं कहूंगा LIC को गवर्नमेंट एक लाइन दे, ये जो चाइना हमारे स्टॉक्स खरीद रहा है, ये ड्यू मिल रहे हैं, आपको चाहिए कि LIC उतरे मार्केट में। 50,000 1 लाख करोड़ भी LIC डालेगा, ये मार्केट का पूरा बदल जाएगा नक्शा ही। और गवर्नमेंट LIC को एक सेफ्टी नेट दे, जैसे क्रेडिट गारंटी हम लोन्स में बोलते हैं, बैंकर्स हम मांगते हैं, वैसे ही LIC को एक गारंटी दी जाए गवर्नमेंट से कि अगर यहाँ से कीमतें नीचे गिरी, गवर्नमेंट आपको देगी, नहीं तो आप खरीदिए और मुनाफा आपका। ये इस तरह का आप एक एक्शन ले लीजिए, आप देखिए आपका मार्केट कहाँ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बदलता है, एकदम ये तब्दील कर देगा पूरे माहौल को। जी बिल्कुल, ये अच्छी सलाह है आपकी तरफ से। तो मैं रवि सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उनके पास जाता हूं, लेकिन लक्ष्मण रॉय आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, रख दें ताकि सारे सवाल फिर एक तरफ से हम सैयद साहब से पूछ सकें। देखिए, दरअसल मुझे लगता है जफर इस्लाम साहब से सवाल पूछ भी सकते हैं ये वाला। दरअसल जब मैं सरकार से बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि आखिर राहत पैकेज में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है, तो एक जो बात कही जाती है, मुझे लगता है पैनलिस्ट ही बताएंगे, वो ये कि अभी तक ही आकलन ही नहीं कर पाए हैं ना हो रहा है, या फिर कितना नुकसान होने वाला है, या फिर कहें कोविड का जो असर है वो अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है। इस वजह से हम जल्दीबाजी में कोई राहत पैकेज नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चूंकि कोविड के मरीजों की संख्या को देखते हुए
कि अभी तक वाकई वहां भी बॉटम आउट नहीं देखे हैं क्या, कि हम पहले देख ले कि नुकसान कितना हुआ है, उसके बाद उस नुकसान के हिसाब से हम उनको राहत पैकेज देना शुरू करें। और दूसरी बात कि बार बार सरकार के अलग अलग तबके से भी और कई अलग सुझाव भी आए हैं कि आप जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, और नीति आयोग ने भी सुझाव दिया है कि ऐसे लोगों को आप वेज सपोर्ट करिए, हो सकता है उनके सैलरी का 50% आप लोन के तौर पर दीजिए, 50% सब्सिडी के तौर पर दीजिए। नीति आयोग ने तो 3,10,000 करोड़ रुपए देने की बात की है, तो ये कितना फिजिबल। तो इस्लाम साहब फिर एक सवाल ही हो गया अपने आप में, अगर आप इसे दे दें फिर मैं आगे बात करता हूं। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब पार्टली मैं देता हूं कि आज अगर शायद किसी में आप लोगों पैनल में किसी ने मेरा आज मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल पेज पे लिखा है एक आर्टिकल, मैंने इन सब चीज़ों का, और इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने एक बात जिक्र किया था कि जो बहुत सारे लोग जो है जिस तरह से चेंज हो गया है पूरा, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर मुझे लगता है कि चेंज होगा, उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी कई घर से काम करते थे, उनका भी एक तरीका चेंज होगा, कंपनियों का भी तरीका नज़रिया चेंज हो सकता है, इवन जो लेबर फोर्स है उनका भी अब शायद उनकी भी मांग दूसरी तरह से हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो मैंने यही लिखा है कि क्योंकि अभी कोविड के मामले में जहाँ तक अगर आप भारत का सवाल है तो अभी हम एंट्रेंस गेट पे ही खड़े हैं, अभी इंटर किए हैं, कुछ कंट्रीज जो है वो मिडिल ऑफ इट में है और कुछ कंट्रीज जो है वो अभी कोई बाहर नहीं निकला है, किसी को कोई भी पैकेज लेकर आ रही है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री की जो अप्रोच है, और उस अप्रोच को सराहा है दुनिया ने, कि इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज, जैसे जैसे प्रायोरिटीज जिस चीज की है, डायनेमिक सिचुएशन है, डायनेमिक अप्रूवल प्रोसेस है, डायनेमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और उसका ध्यान रखते हुए सरकार जो है बार बार डिसीजन ले रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन सरकार इस सिचुएशन को समझ रही है। सरकार जितनी भी बेस्ट अप्रोच हो सकती है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का, वो सरकार करेगी। और सरकार की एक कोशिश है और प्रधानमंत्री का एक विजन है कि जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले कि 20% बॉटम पिरामिड पे जो है सोसाइटी जो है 20% ऑफ द जो टोटल पॉपुलेशन देश की, उसके बारे में चिंता सरकार कर रही है, जिसके वजह से 1.7 लाख का जो पैकेज आया था, फर्दर जरूरत पड़ी तो जाहिर सरकार उस पर भी चिंता करेगी। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू था वो है MSME, SMEs के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, उस बारे में सरकार बहुत ज्यादा उस पर हर जो बॉडीज है सरकार की, हर मिनिस्ट्रीज उस पर चिंतन कर रही है, और प्रधानमंत्री सही फैसला लेंगे, सही टाइम पे सही फैसला, और उसका भी आप लोगों के सामने आएगा। और चौथा, फाइनेंशियल मार्केट का जो RBI उस पर नजर रख के, जैसे 2 बार उसके मेजर्स दे चुकी है, इसलिए कि फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट करता है। ये जो बीच का जो हमने बोला कि इंडस्ट्री, इस्लाम साहब बार बार एक सवाल आया, ये बिल्कुल आप बातें अच्छी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो सबकी तरफ से आ रहा है कि कब, हमने पिछली बार भी जब चर्चा हो रही थी तो हम वक्त का इंतजार कर रहे थे, और अब 20 तारीख से तो चीजें धीरे धीरे हमें खोलना शुरू ही करनी है, तो क्या हम इसको अगले 24 घंटे में माने? अगर आप हमें थोड़ा हिंट भी दे पाए। नहीं, देखिए, मुझे मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पिछले बार जो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि, और उससे आज अगर देखिए तो RBI का एक और अनाउंसमेंट आया है, कुछ पॉलिसी मेजर्स आए हैं। कल उस दिन लोग NBFC के पूरी बॉडी परेशान थी कि उनका डिफॉल्ट हो जाएगा, उनका NPA हो जाएगा, उनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उनकी बहुत सारी समस्याएं जो RBI से जुड़ी थी ठीक हो गए, सेबी से कुछ जुड़ी वो भी ठीक हो जाएंगी। तो वो ये प्रोसेस है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सरकार चिंतित है इन सब चीजों को ध्यान रख रही है, और जिस तरह के डायनेमिक सिचुएशन है, चेंज हो रहा है, उस तरह सरकार भी नजर रख के सही फैसले सही टाइम पे उसकी घोषणा करेगी, ताकि का पूरा फायदा इंडस्ट्री के लोग ले पाए। राइट, रवि सेठी साहब भी जुड़ गए जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है। सर, थोड़ा सा देरी हो गई आपके जुड़ने में, अब जो भी कारण रहे, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज तो इन दिनों हर चीज़ में चल ही रहा है, तो लिंक्स उतने आसानी से मिलते नहीं है। बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ब्रेक पे जाते जाते मैंने एक जिक्र किया था, और मैं आगे चलते अपने इंडस्ट्री लीडर्स पे भी उस पर राय लूँगा कि अब हम जिस वक्त में आ गए हैं, अब तक हमारे जो तौर तरीके रहे हैं अपने फाइनेंसेस को देखने के, अपनी चीज़ों को देखने के, या अपनी इंडस्ट्री को चलाने के, क्या अब वो बदलेंगे? क्या अब हम एक चेंज मोड में काम करना हमें सीखना होगा, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है? रूटीन में जो हम काम अब तक करते आए हैं वो तौर तरीके अब हमेशा के लिए हमें बदलने ही पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जो आपने बात की, वो जो हमारा कल्चर रहेगा प्री कोरोना कल्चर एंड पोस्ट कोरोना कल्चर में डिवाइड होगा। और पोस्ट कोरोना हमें अपने काम करने के तौर तरीकों में बहुत सारे बदलाव लाने ही पड़ेंगे। क्योंकि शायद हमें कुछ रियायतें 20 तारीख को मिल जाएं,
लेकिन उसके बाद हमें सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उसी के चलते हम अपने तौर तरीके काम करने के वैसे ही बनाने पड़ेंगे। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। हमें वर्क फ्रॉम होम और ई-कॉमर्स और ऑनलाइन वर्क और वर्क फ्रॉम होम इस टाइप के कल्चर हम बहुत लंबे समय तक हमारे कल्चर में रहने वाले हैं और हमें उस हिसाब से भी अपना वर्क कल्चर चेंज करना पड़ेगा। जी, तो ये थोड़ी मोटी बात हो गई। मुझे लगता है कि यहाँ पर विनोद जी थोड़ा इस पे ज्यादा डाल। विनोद जी, अब मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ही है, मैन्युफैक्चरिंग का अपना एक तौर तरीका होता है, वहां पर तो आप वर्क फ्रॉम होम करा नहीं पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी फॉलो हो जाए, लेकिन क्या जो ओवरऑल सिस्टम है, मैं थोड़ा सा बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप इसे समझ पाए तो क्या उसमें हम एक परिवर्तन देखेंगे या नहीं? हम इंतजार करेंगे कि पूरी तरह से हमें इस कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी, कब वैक्सीन आएगा और कब हम आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल सही। हमारे हिसाब से ये जो चुनौती हमारे सामने आई है, अगर इससे हम सबक नहीं लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चुनौती फिर से वापस आ सकती है। और ये सबक ये है कि हम लोगों ने सबने केवल एफिशिएंसी, स्पीड और प्रॉफिट को ही अपना सारा मेजर माना था। उसमें अब एक मेजर जो जोड़ना पड़ेगा वो हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न है और हमारे अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ और पूरी सोसाइटी के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जैसे हमने मैनेजमेंट सीखी हैं, एनुअल बजटिंग हम लोग करते हैं और एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। अब वो समय है कि मेरे ख्याल से उसको तो हमें फाड़कर कहीं साइड में फेंकना पड़ेगा और एक वीकली प्लान पर शुरू में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो रियलिटी है कि हमारा जो मेन कंस्ट्रेंट है, शुरू में कैश होगा, कुछ देर के बाद वो डिमांड होगा और फाइनली हो सकता है वो एफिशिएंसी पर आए। तो अगले 3 से 6 महीने मुझे लगता है कि हमारे काम करने का तरीका, हर कंपनी को एक नया तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, वीकली रोल ओवर प्लान बनाने पड़ेंगे और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हर सप्ताह जो हम काम करें वो हमारे कैश कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हो, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलें और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे ओपन कम्युनिकेशन की और ट्रांसपेरेंसी की। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बात बहुत चली हुई है आजकल कि सब पूरी दुनिया अब चीन का तोड़ ढूंढ रही है। एक डी रिस्क जो हम कर रहे हैं, चाइना +1 मॉडल ढूंढ रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एक एंटी चाइना सेंटिमेंट भी है और एक ज़रूरत भी है हमको उसको डी रिस्क करने की, लेकिन केवल ये समझना कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान में आ जाएगी, ये मेरे ख्याल से एक गलती होगी हमारी। सरकार ने बहुत कुछ सेक्टर्स में, मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, और बहुत अच्छे अभी कदम उठाए हैं, कुछ अच्छी नई पॉलिसीज अनाउंस की हैं, जिससे कि हमें उम्मीद है कि बाहर के बहुत सारे निवेशक हिंदुस्तान में आएंगे और यहाँ पर कारखाने खोलेंगे और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। लेकिन इसमें हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा कि नए लोगों को बुलाने में ऐसा ना हो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सर्वाइविंग इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो ये बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है। तो बट जैसा आपने सही पूछा, बिल्कुल, अब क्योंकि समय बहुत कम रह गया है तो मैं फटाफट पूछूंगा। निरंजन जी, आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। देखिए, एक तो हो गया कि आप इंटरनली कैसे चेंज होंगे, और मुझे लगता है कि पूरी तरह से जहां से जो डिमांड साइड है, जो लोगों की अप्रोच है, वो भी बदलेगी कि अब वो क्या खरीद रहे हैं, क्या चीजें उन्हें पसंद आ रही है, कहां वो खर्चा करना पसंद करेंगे। तो वो पूरा सिनारियो मेरे ख्याल से बहुत अलग होगा। उस पर आपकी राय? 100% आपका जो फर्क है वो आ ही गया है। हम समझते थे कि हम कहां भी जाके एक मीटिंग करेंगे या किसी को बात करना है तो हमें इकट्ठा एक ऑडिटोरियम में बैठने की आवश्यकता है। आज की तारीख में हमारे एसोचैम नरेटको के द्वारा हम वेबकैम करते हैं तो वहां 3, 4, 5, 6, 7 हजार लोग एक साथ में बातचीत करते हैं। तो एक परिवर्तन ये है। दूसरे परिवर्तन देखिए, हमारे एजुकेशन, हमारे पास 17 कॉलेजेस हैं, 45,000 स्टूडेंट्स हैं। आज के तारीख में हम समझते थे कि ये लॉकडाउन में ये कैसे सिखाएंगे। आज हर क्षेत्र में हम वेबकैम के द्वारा, जूम सिस्टम, गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ये शिक्षण दे रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन इसके द्वारा हम करें। और हमारी जो प्लानिंग है, हम समझते हैं जो डिजाइन हमारे आर्किटेक्चर टीम है वो एक साथ में बैठ के करते थे, आज वो घर में बैठ के ये सब डिजाइन करके ऑफिस में भेज रहे हैं। तो मेरे आराम से ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड एक नया दृष्टिकोण हो जाएगा। और जो फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, कम लोगों के साथ काम होगा और मोर ऑटोमेशन हो जाएगा। हमारे कंस्ट्रक्शन साइड में मैकेनाइजेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे अंदाज से ये पोस्ट कोविड एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और एक बार हम समझ लें तो एक अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के लिए है, भारत के लिए है कि हम भी इसको आगे लेके कैसे करें।
कि जो चाइना की जो इज्जत कम हो गई है उसको हम कैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक मौका भी बना देगा। तो यही सवाल मैं रवि सेठी जी के पास। रवि जी, बहुत सारा नेगेटिव है यहाँ, लेकिन क्या इसमें इतना पॉजिटिव देख सकते हैं कि शायद कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिलेगी? जी, इसके बारे में बताना चाहूंगा। निरंजन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए हमारा एमएसएमई के अंदर एक क्लस्टर डेवलपमेंट का एक स्कीम है, जिसके अंदर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से देश के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे यूनिट, छोटे छोटे स्मार्ट टाउन्स जैसे होते हैं, उस तरीके से अगर हम डेवलप करेंगे या जिससे कि डायरेक्टली हमारी माइग्रेंट लेबर को भी फायदा मिलेगा। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हमारे 2-3 जो हमारी परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं वो साथ के साथ हमारी सुलझती चली जाएंगी, जिसमें कि मैं चाहूंगा कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें हमें खास ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा लॉजिस्टिक्स। इन दोनों ही सेक्टर्स में हम अपनी माइग्रेंट लेबर को काम दे सकते हैं, जिससे हमारा इमीडिएटली जो हमारी परेशानी हमारे ऊपर आई है वो हम उसका निवारण कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। जी चलिए, तो मेरे पास अब समय समाप्त हो गया है। मैं एक बार फिर असलम साहब आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैंने पूछा था, आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन कब वो हम सुन पाएंगे कि ये पैकेज आ गया है? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये सरकार सही समय पे सही फैसले लेकर आएगी और घोषणा भी करेगी, लेकिन चूंकि अभी बात हो रही थी चाइना के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना टिप्पणी करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप पिछले बजट को देखा होगा, सही से उसको पढ़ा होगा, या और उससे पहले के बजट को भी, तो एक आपको डायरेक्शन दिखा होगा कि इस जो 2 बार बजट है वो एक्सपोर्ट की तरफ डायरेक्शन जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, ना कि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। तो कंजम्पशन के बारे हाई है हमारे देश में, लेकिन एक्सपोर्ट पे बड़ा फोकस है। और चाइना, ये सिचुएशन जैसा मैंने कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और उसमें जो प्रधानमंत्री की जो अपनी एक जो कनेक्टिविटी जो उन्होंने पिछले 6 साल में डेवलप की है, और जो फैसले लिए हैं पिछले दिनों में, जो बहुत सारे अहम फैसले लिए, खास के जो टैक्स रेट में कट किया है, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट में, मुझे लगता है कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां या और भी, तो ये बहुत एक पॉजिटिव होगा। समय मेरा पूरी तरह समाप्त हो गया, तो कुल मिला के अगर मैं सारी बातों का सार निकाल दूं, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसका तुरंत समाधान हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक राहत पैकेज आएगा जो शायद बहुत जल्दी हमें सुनाई दे जाएगा आजकल के अंदर। लेकिन उससे बड़ा यह है कि हमारे तौर तरीके बदलेंगे, लोगों के तौर तरीके बदलेंगे, हमारी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके बदलेंगे, और हो सकता है एक पॉजिटिव नोट पर मैं इसे छोड़ूंगा कि हमें इसमें बहुत बड़े नए मौके भी मिलेंगे। बाकी बहुत कुछ समय पे भी छोड़ना पड़ेगा, इंतजार रहेगा कैसे चीजें टर्न अराउंड होती हैं, कैसे अनफोल्ड होती हैं। लेकिन फिलहाल आज आप सभी लोगों का यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी कीमती राय रखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।